नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू। ये जो सीरीज आपकी चलाई जा रही है, ये जो प्री देने जा रहे हैं इस बार 2026 में, उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इसमें हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं जो हमारे लिए या तो महत्वपूर्ण हैं, आने वाले हैं, या अति संभावी हैं, या आ चुके हैं। इससे पहले हमने मध्य भारत को पढ़ा है, आज हम आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं। इन सीरीज के माध्यम से हम आपको लगभग हर विषय के जो आपके टॉपिक हैं, हर टॉपिक पर लगभग 1000-1500 क्वेश्चन कराएंगे, जो आप प्री देने जा रहे हो वहां पर बहुत काम आने वाले रहने वाले हैं। आपको क्या करना है, क्लास पूरी देखना है। मान लो आप लाइव नहीं देख पाते हो, तो जब आप समय पाओगे तब देखोगे। आपको ये समझो प्रीलिम्स में यह रामबाण जैसा साबित होने वाला है। आपको एक बेहतर इंप्रूवमेंट दिखेगा जब आप इसको देखेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह क्लास जरूर देखना चाहिए। थ्योरी वहां से पढ़िए। ये आपका सीरीज जो है बिल्कुल फ्री है, बस आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा, करना रहेगा, इसको अच्छे से समझना रहेगा। आप इसको 2 बार 3 बार देख के रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि 1000-1500 क्वेश्चन जो होते हैं मुझे लगता है काफी होते हैं। हर टॉपिक पर करा देंगे, छोटे छोटे क्लास में ऐसे कराएंगे कि किसी क्लास में कितने, किसी क्लास में कितने। बस आपको रेगुलर देखना है। पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। लगभग 15-17 लोग लाइव आ गए हैं। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। बाकी लोग जो नहीं जुड़े हैं धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं, आपको बाद में भी जब देखना है तो पूरी क्लास ही देखना है। आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। बाकी जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। उसका कभी कोई फीस नहीं रहती है जी। हाँ, वो निबंध हमने करा दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। जो लोग निबंध वगैरह नहीं लिख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कैसे लिखना है, तो आप जरूर देखिएगा। यहाँ आपको निबंध विस्तार में समझाए जाते हैं। यदि आप निबंध लिखने में शून्य स्तर पर हैं तो आपको यह क्लासेस जरूर देखना चाहिए। हिंदी माध्यम के लिए खास करके जीएस मंथन आपके लिए रामबाण होने वाला है। हिंदी माध्यम के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना हिंदी माध्यम के सिलेक्शन कम होते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदी माध्यम के टीचर कम है, समझाने वाले टीचर कम है, जो एक एक चीज समझाएं बताएं। तो जरूरी है भैया अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है थोड़ा हिंदी माध्यम का वैसा आ रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको विस्तार में अच्छे से समझाएंगे। चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में दस्तक के दुरुपयोग का क्या परिणाम था? दस्तक के दुरुपयोग का क्या परिणाम था बताना है आपको। मुगलों और मराठों के बीच युद्ध, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तनाव, कृषि उत्पादन में भारी गिरावट, या पुर्तगाली व्यापारियों का भारत से निष्कासन। पहले ये समझो दस्तक क्या था। यह था भैया आपका मुफ्त व्यापार पास। क्या होता था, मुगल सम्राट द्वारा कंपनी को दिए गए जो दस्तक हैं, जैसे मुक्त व्यापार पास हैं, इसका क्या हुआ, कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए प्रयोग करने लगे। कंपनी के जो अधिकारी थे वो निजी व्यापार के लिए प्रयोग करने लगते हैं, तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे समझो आप, जैसे अभी कोई डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, वो क्या करता है कि अपना भी क्लिनिक बाद में खोल लेता है, तो वो अपना निजी लाभ के लिए काम करने लगता है ना। तो ऐसे ये लोग करते थे। इससे क्या होता है कि जब ये अपना निजी लाभ देखने लगते हैं तो बंगाल का राजस्व को जो है बहुत नुकसान होता है, राजस्व को नुकसान होने लगता है। और जब राजस्व को नुकसान होता है तो फिर बाद में यही चीज आपके प्लासी के युद्ध का कारण बनती है। प्लासी का युद्ध जो आप देखते हैं उसका कारण बन जाती है। ये तनाव ही एक दिन युद्ध का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? तो ये था भैया तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या होता है, यह युद्ध यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार। ठीक है, 1763 की पेरिस की संधि ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार के सपने को ही खत्म कर दिया था, और यहीं से मौका मिल जाता है अंग्रेजों को, जो कि भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति बनकर उभरते हैं। आगे चलते हैं। रणजीत सिंह के प्रशासन के संदर्भ में फौज एक खास क्या था?
उनकी निजी अंगरक्षक सेना, यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित सैन्य दस्ता, अनियमित घुड़सवार सेना, या फिर केवल धार्मिक योद्धाओं का समूह? बताइए भाई। जी बिल्कुल सही आपने बताया है। हाँ, फौज खास का मतलब ही क्या होता था? विशेष सेना। विशेष सेना। रणजीत सिंह ने क्या किया था? इन्होंने जैसे फ्रांसीसी और इतालवी सेनापतियों को नियुक्त किया था अपने यहां। कौन कौन से थे? फ्रांसीसी और इतालवी। ये भी आपसे पूछा जाता है। ये सेनापति थे, इन्होंने नियुक्त किया था। और इन्होंने क्या किया? फौज खास जो है इनकी सबसे प्रशिक्षित सेना मानी जाती थी। यह सेना, ये समझो, बहुत अनुशासित थी, जो यूरोपीय सैन्य ड्रिल का पालन करती थी, यानी यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित विशेष सैन्य दस्ता। आगे चलते हैं। देखो, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग कहते हो ना कि सर कहां से आ गया पता नहीं चला, ये ऐसे पूछे जाते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्पे, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग्स या सर चार्ल्स वुड? तो ये एलिजा एम्पे थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां होती है? कलकत्ता में। वहां पर ये बनते हैं मुख्य न्यायाधीश। यह कोर्ट क्या है? न्यायिक प्रशासन को नियमित करने वाला पहला ब्रिटिश प्रयास था। आपको समझ में आया? आप लोग कहते हो ना सर पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गए, समझ में नहीं आया। यहीं से आते हैं भैया, बिल्कुल अलग क्वेश्चन आते हैं। हमारा प्रयास यह है, जो आपकी सीरीज चलाई जा रही है, तो इस सीरीज में आपको हम वो सब प्रश्न कराएं जिनमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। बस आपको इसको सही से देखना है। मेंस के लिए आपको निबंध लिखना सिखाया जाता है। देखो, मैं एक चीज जानता हूं, आपका उद्देश्य केवल प्री पास करने का नहीं होगा। आपका उद्देश्य प्री के बाद मेंस, मेंस बाद इंटरव्यू, फिर फाइनल सिलेक्शन का है। प्री तो आप ये समझो केवल एक गेट है जो आपको एंट्री दिला रहा है। असली खेल तो मेंस का है ना, तो इसलिए साथ में हम तैयार करते चलेंगे। जहां फीस देते हो, मैं एक बात बताऊं, जो लोग पहली बार आए हो क्लास पूरा देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। जहां फीस देके पढ़ के आते हो और यहां मैं फ्री पढ़ाता हूं, बेहतर तरीके से आपको यहां चीजें मिलेंगी। मुख्य उद्देश्य है हिंदी माध्यम को अच्छे से तैयार करना। और एक बात बता दें मेरे भाई, पीडीएफ कभी आपको कलेक्टर नहीं बना सकती। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। चीजों को समझना है, रटना नहीं है। अगर कोई कहे कि इसको रट लेंगे, रट के कर लेंगे, यूपीएससी रट के नहीं निकलता है, समझना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट 1793 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में लागू किया था। इसमें जमींदारी को भूमि का मालिक स्वीकार किया गया था। सरकार का राजस्व हिस्सा भविष्य में बढ़ाया जा सकता था। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त फिर से समझो, बंगाल और बिहार में लागू हुआ, कॉर्नवालिस ने किया, सही बात है। इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक स्वीकार, हाँ बिल्कुल स्वीकार किया गया था। भविष्य नहीं, बढ़ाया नहीं जा सकता था। इसका मतलब ही तो यही था ना। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व हमेशा के लिए तय कर दिया गया था, यानी उसका मतलब ही यही था, फिक्स कर देना। तो अब क्या हो गया, जब ये तय हो गया हमेशा के लिए, तो इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसी कारण क्या होता है, सरकार को लंबे समय में वित्तीय नुकसान होता है, जबकि जमींदार जो हैं वो किसानों का शोषण करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। तो ये पहला वाला यहां सही हो जाता है, आपका ए वाला। आगे चलते हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित आत्मीय सभा 1815 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का समर्थन करना, एकेश्वरवाद का प्रचार और सामाजिक बुराइयों का विरोध करना, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करना, ईसाई धर्म को अपनाना। तो ये आत्मीय सभा 1815 में बनती है। इसका उद्देश्य होता है एकेश्वरवाद का प्रचार करना और सामाजिक बुराइयों का विरोध करना। राजा राममोहन राय ने क्या किया, उपनिषदों के संदेशों को फैलाने के लिए आत्मीय सभा बनाई थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिवाद और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया और एक ही ईश्वर की पूजा, यानी जिसको एकेश्वरवाद कहते हैं, इस पर इन्होंने बल दिया था। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, या प्रथम भारतीय राज्य कौन था? जो राज्य होगा वहां का शासक होगा, वही प्रथम शासक हो जाएगा। शासक एक बार पूछा गया था, इसलिए ऐसा निकल गया। अवध, मैसूर, हैदराबाद या तंजौर? तो ये हैदराबाद था। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, इसको किसने शुरू किया? लॉर्ड वेलेजली ने।
ये भी आपको पता होना चाहिए, वेलेजली ने। ठीक है, सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम जो है ने स्वीकार किया। इसके तहत राज्य को अपनी सेना भंग कर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, और आपको पता ही है कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को दरबार में रखना अनिवार्य होता था, यह इनकी शर्त थी। अगला प्रश्न लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, या फिर मौलवी अहमद उल्लाह शाह, या बेगम हजरत महल। तो वहां से किया था मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान कर दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जिहाद का आह्वान कर दिया था। और क्या होता है, वो इतने प्रतिभाशाली थे, आप ये समझो कि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। 50,000 का इनाम रखा था अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए। ठीक है, तो भाई साहसी तो थे ही, फैजाबाद से इन्होंने किया था। और पूछा जाता है आपसे ये कई बार, किसने किया था? व्यपकत का सिद्धांत के तहत डलहौजी द्वारा विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? झांसी, नागपुर, सतारा या संभलपुर? तो ये आपका था सतारा। डलहौजी ने क्या किया? 1848 में सबसे पहले सतारा को विलय किया। इस नीति के तहत क्या होता था, यदि कोई शासक ऐसा है और उसका कोई वारिस नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो कौन सा ये हो जाएगा? आपका सतारा। आगे चलते हैं। 10वीं सदी के यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देवेन टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो ये आपके हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हिंदू कॉलेज के शिक्षक हैं ये। इन्होंने युवाओं को तर्क संगत और स्वतंत्र सोच के लिए प्रेरित किया था, और उनके अनुयायियों को डेरोजियस कहा जाता था। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, नारी शिक्षा, इन सब की भी इन्होंने वकालत की है। तो ये प्रणेता कौन है? बी वाला आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना लंदन में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिरोज शाह मेहता? तो ये किसके द्वारा की गई थी भैया? आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उन्होंने क्या किया? लंदन में इस संस्था की स्थापना ब्रिटिश जनता और सांसदों को भारत की वास्तविक स्थिति और शिकायत से अवगत कराने के लिए की थी। ठीक है, इससे राष्ट्रवाद की शुरुआती अंतरराष्ट्रीय मंच माना जाता है। तो राष्ट्रवाद का शुरुआती अंतरराष्ट्रीय मंच यही हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रवाद का शुरुआती अंतरराष्ट्रीय मंच। ठीक है, ये पूछा जाए तो ये भी ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग जो पहली बार देखने आए हैं, आप जिन्होंने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है जरूर करिएगा, और जो इसके खंड पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़ाए जाएंगे उनको भी लगातार पढ़ते रहना ही है। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे जिसने नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण को उजागर किया? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो ये दीनबंधु मित्र थे। 1860 में यह प्रकाशित होता है। आपको जब हमने निबंध पढ़ाए थे तो उसमें हमने आपको साहित्य पर निबंध पढ़ाए। साहित्य पर जो निबंध पढ़ाए तो उसमें हमने क्या बताया? हमने उसमें कहा कि जो हमारा उस समय तत्कालीन क्या स्थितियां थी, कैसे लोगों तक पहुंचती थी, पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, पद्य के माध्यम से, गद्य के माध्यम से। यानी साहित्यकार उसको अपनी कलम को ऐसा बेहतर तरीके से लिखता था, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जहां तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं उन तक वो अपनी कलम से पहुंचाता था। जैसे अब ये शोषण था किसानों का, दीनबंधु मित्र ने क्या किया? 1860 में प्रकाशित नाटक ने नील विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, और इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे यूरोपीय बागान मालिक भारतीय किसानों को जबरन नील उगाने के लिए मजबूर करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। यानी ये चीज आपकी समझ में आई।
कैसे कैसे साहित्य से भी आप इसको लिख सकते हैं जोड़ के, और यही होता भी था। पाबना विद्रोह 1873 से 76 मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? पाबना विद्रोह ब्रिटिश सरकार की धार्मिक नीति के विरुद्ध, जमींदारों के दमनकारी लगान और बेदखली के विरुद्ध, ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध, या नमक कर के विरुद्ध? तो ये किसके विरुद्ध था? जमींदारों के दमनकारी लगान और बेदखली के विरुद्ध। पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक चलता है। तो बंगाल के पाबना में यह होता है, किसानों ने जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए करों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। कर के खिलाफ था ये, कर के खिलाफ है ये। और इसमें क्या होता है, इस आंदोलन की खास बात यह है, यह हिंसक नहीं था और किसानों ने नारा दिया था, हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कहां से यह नारा आता है, तो इसी विद्रोह से आता है, हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। लॉर्ड लिटिन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदलने वाली पत्रिका कौन सी थी? बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी पत्रिका थी? सोम प्रकाश, बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, या हिंदू पैट्रियाट? तो ये आपकी अमृत बाजार पत्रिका थी। लिटन ने यह कानून खास तौर पर सोम प्रकाश जैसी पत्रिकाओं को दबाने के लिए बनाया था, खास करके सोम प्रकाश जैसी पत्रिका। फिर क्या होता है, रातों रात बंगाली ने अंग्रेजी में बदल गई यह, और ताकि इस पर जो है कानून जो उन्होंने बनाया था, दायरा बनाया था, तो उसके अंतर्गत यह ना आए। तो ये आपकी रातों रात बदलने वाली पत्रिका थी। अंग्रेजों ने कम जुल्म नहीं किए हैं। आप अगर कभी विस्तार में क्लास पढ़ेंगे तो आप ये चीज जरूर समझेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, रहमतुल्लाह सयानी, हकीम अजमल खान? कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1867 का मद्रास अधिवेशन, इसमें क्या होता भैया, में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वे कांग्रेस में शामिल हों और देश के विकास में योगदान दें, जिससे कांग्रेस का अखिल भारतीय स्वरूप मजबूत होता है। तो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। बी वाला सही हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज किसने स्थापना की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पी.ई. पेरियार, ई.वी. रामास्वामी, या फिर नारायण गुरु? तो ये ज्योतिबा फूले जी ने की थी। ज्योतिबा फूले 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। कहां होती है? महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य शोषित वर्गों और महिलाओं को न्याय दिलाना। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता की वकालत की और गुलामगिरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, गुलामगिरी किसकी है? तो ये इन्हीं की पुस्तक है। आगे चलते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जो पहली बार क्लास देखने आए हैं। धन के निकासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी, दादा भाई नौरोजी, या फिर आर.सी. दत्त? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ सब जानते हैं, दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का धन जो है ब्रिटेन भेज रहे हैं। इसका उद्देश्य यही था कि कैसे वो भेज रहे हैं और ये बात सबको पता चले। जब धन लगातार भेजा जा रहा है तो भारत क्या हो रहा है? निरंतर गरीब हो रहा है। इसे क्या कहा? इविल्स ऑफ ऑल इविल्स। ये भी हमें ध्यान रखना है। क्या कहा गया? इविल्स ऑफ ऑल इविल्स, इसे कहा गया। तो ये पुस्तक का नाम भी महत्वपूर्ण है, और इविल्स ऑफ ऑल इविल्स किसे कहा गया, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज बता दें, ऐसे ही हम सारे पेपर आपके तैयार करा देंगे, बस आप अच्छे से पढ़ते जाओ। पहले 100 ऐसे कर लेंगे प्रश्न, 150 जैसे जैसे होते जाएंगे, फिर इसके बाद एक साथ कॉमन कर लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इससे लाभ होने वाला रहेगा।
1883 का इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध थे, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों की सुनवाई का अधिकार देने से, भारतीयों को सेना में उच्च पद देने से, या अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगाने से। तो ये आपका न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई का अधिकार देने से संबंधित था, जिसको हम न्यायिक अधिकार भी कहते हैं। न्यायिक अधिकार इसको हम कहते हैं। तो क्या हुआ, लॉर्ड रिपिन के समय इल्बर्ट बिल लाया गया ताकि भारतीय मजिस्ट्रेट भी यूरोपीय लोगों के मुकदमे की सुनवाई कर सकें। अंग्रेजों के भारी विरोध और श्वेत विद्रोह के कारण रिपिन को इसे वापस लेना पड़ा था। मतलब क्या है, देखो उनको ये लगता था कि भाई भारतीय हमारी सुनवाई कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे सजा दे सकते हैं, हम सजा देने के लिए आए हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संकट संसद यानी शिकागो में किस वर्ष भाग लिया? 1885, 1890, 1893 या 1897? तो 1893 में शिकागो में हुआ था यह। हिंदू धर्म और वेदांत के सिद्धांतों को विश्व पटल पर स्वामी विवेकानंद जी ने रखा था शिकागो में। उनके भाषण ने पश्चिमी देशों में भारत के प्रति सम्मान बढ़ाया। इसके बाद 1897 में उन्होंने क्या किया? 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1893 में क्या होता है? ये शिकागो में सम्मेलन होता है। समझे? ये बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है छोटी परीक्षाओं में, वनडे में भी पूछ लिया जाता है और वैसे भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आज मौसम बहुत खराब है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। ये सबको पता होगा, लॉर्ड कर्जन था तब। तो कर्जन ने क्या किया? बंगाल में उठ रहे राष्ट्रवाद को दबाने और फूट डालने के उद्देश्य से इसका विभाजन किया था। उसने प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। देखो उसने क्या कहा कि जब ये बट जाएगा तो प्रशासनिक तौर पर दोनों को संभालना आसान रहेगा, ऐसा उसने तर्क दिया था। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था कि इनको बांट देंगे तो ये दोनों टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और कहीं ना कहीं से एक हम इसमें लाइन खींच सकते हैं और धीरे धीरे जो ये विद्रोह उठ रहे हैं ये अपने आप दब जाएंगे। ऐसा इनका सोचना था, ऐसा इनका पीछे की इसके मंशा थी। अच्छा होता क्या है, अंग्रेज फायदा दिखाते थे कि आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, जबकि उनके पीछे जो उद्देश्य होता था वह हमेशा दूसरा होता था। चलिए 20 प्रश्न हमारे हो गए हैं, आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया था? राखी दिवस बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या चित्तरंजन दास ने? तो यह दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रक्षाबंधन जिसको कहते हैं। तो बंगाल विभाजन प्रभावी होने के दिन जो आपका था 16 अक्टूबर 1905 को टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर अपनी एकता का प्रदर्शन किया था। आगे चलते हैं। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बीडी सावरकर या भगत सिंह? तो ये सावरकर जी ने की थी अभिनव भारत की स्थापना। 1904 में सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया था। ऐसे समझो आप, मित्र मेला, इसका नाम का क्या कर दिया? अभिनव भारत। ठीक है। इसमें क्या होता है, यह इटली के मेजनी के यंग इटली से प्रेरित था और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से आजादी का समर्थक था। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ? इंपॉर्टेंट है आपका। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ? बंगाल अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन? तो ये आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था। अध्यक्ष पद को लेकर स्वदेशी आंदोलन के विस्तार के मुद्दे पर नरम पंथियों जिनमें फिरोज शाह मेहता हैं और गरम पंथियों जिनमें तिलक हैं, विवाद ध्यान रखना किसके किसके बीच है?
मेहता और तिलक के बीच में विवाद है माफ कीजिए, के बीच विवाद बढ़ जाता है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसे सूरत विच्छेद भी कहते हैं। सूरत विच्छेद इसे कहते हैं। आगे चलते हैं और यहीं पर कांग्रेस टूट जाती है, 2 भागों में टूट जाती है। सन भी ध्यान रखना है, अधिवेशन का नाम भी ध्यान रखना है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां की गई? बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को, लंदन या फिर सिंगापुर? गदर पार्टी की स्थापना ये की गई आपकी सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और तारकनाथ दास ने अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। सैन फ्रांसिस्को कहां है? अमेरिका में। अमेरिका में स्थापना की थी। गदर अखबार के माध्यम से उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया था। आगे चलते हैं। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की सबसे विवादास्पद विशेषता क्या थी? परिषदों के आकार में वृद्धि, बजट पर चर्चा का अधिकार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या फिर प्रांतीय स्वायत्तता। तो यहां पर क्या हुआ था? पृथक निर्वाचन माना गया था। इसमें क्या है? इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए थे। इसके तहत मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि चुनने का मतलब अलग से वोटिंग का अधिकार दे दिया और लॉर्ड मिंटो ने इसे विषाक्त दांत बोना कहा था। ये एक चीज ध्यान रखना, क्या कहा था? विषाक्त दांत बोना। ये आपके मेंस में ऐसे पूछ लेता है, किसने कहा था? मिंटो ने। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आपका मार्ले मिंटो सुधार में था। चलिए एक सूचना देते हैं, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी है, जो पहले से जुड़े हैं उनके लिए भी है। आप चाहे किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी जा रहे हो, चाहे यूपीपीएससी जा रहे हो, बीपीएससी जा रहे हो या किसी भी स्टेट की पीएससी जा रहे हो, आपको यहाँ पर मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है जो आपके बहुत काम आती है। निबंध में यदि आप शून्य स्तर पर हैं, आप नहीं लिखना जानते हैं कि कैसे निबंध लिखें, कैसे क्रम बनाएं, क्या क्या चीजें शामिल करें, तो आपको ये निबंध सीरीज भी देखनी चाहिए। यानी आपके लिए हिंदी माध्यम के जो खंड होते हैं सब बेहतर तरीके से कराए जाते हैं। इसलिए पहली बार जो क्लास में आए हो, चैनल पर आए हो, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको सारी चीजें एक जगह मिलती रहें। अगला है होम रूल लीग आंदोलन 1916 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग लीग की स्थापना की थी। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक और मध्य प्रांत में था। एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय अडयार, मद्रास में था। चलो देखते हैं भाई कौन कौन सा सही है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग लीग की स्थापना की थी, बहुत बिल्कुल सही बात है। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र यानी बंबई को छोड़कर कर्नाटक और मध्य प्रांत में था, बिल्कुल ये भी बात सही है। अच्छा, एनी बेसेंट का लीग का मुख्यालय कहाँ है? अडयार। तीनों आपके सही हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या होता है? स्वशासन की मांग के लिए अप्रैल में, स्वशासन की मांग के लिए, ये भी ध्यान रखना, अप्रैल 1916, इसमें क्या होता है? तिलक ने की और बेसेंट ने 1916 सितंबर इसमें की थी। तो ये हो गई आपकी बेसेंट की, ये हो गई तिलक की, तो दोनों की अलग अलग हो जाती है। तिलक की लीग क्या है? कर्नाटक, महाराष्ट्र तक सीमित थी और बेसेंट की लीग क्या होता है? भारत में सक्रिय थी, यानी शेष भारत में सक्रिय थी। चलिए आगे चलते हैं। 1916 के लखनऊ समझौते का मुख्य महत्व क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक एकता, कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की घोषणा करना, स्वदेशी आंदोलन की समाप्ति या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। क्या था भाई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता के बीच राजनीतिक एकता, मतलब लीग के बीच राजनीतिक एकता बनाना। तो लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस के दोनों धड़, जैसे नरम और गरम जिनको हम कहते हैं, फिर से एक हो जाते हैं। तो लखनऊ में क्या होता है? दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। और संवैधानिक सुधारों की मांग फिर शुरू करते हैं और लीग को पृथक निर्वाचन की मंजूरी देना, यहां एक विवादास्पद मोड़ तब भी बना रहता है। इस चीज को भी ध्यान रखना कि वो चाहते हैं कि पृथक निर्वाचन वाला जो है उनका वैसे चलता रहे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहां से शुरू किया? खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण या बारदोली?
पहला सफल सत्याग्रह ये आपका चंपारण से था। चंपारण बिहार में पड़ता है। 1917 में क्या होता है? 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी बिहार जाते हैं, चंपारण में। वहां उन्होंने 3 कठिया पद्धति यानी नील की खेती के विरुद्ध किया था। क्यों किया था? 3 कठिया पद्धति, नील की खेती के विरुद्ध। ये चीजें भी याद रखनी है, अगर मान लो ऑप्शन में कहीं वो घुमा के पूछ ले। किसानों को कर बोझ से यहां पर मुक्ति दिलाई थी। ये सत्याग्रह में यही हुआ था। आगे चलते हैं। रोलेट एक्ट 1919 को भारतीयों ने काला कानून क्यों कहा? काला कानून क्यों कहा? इसने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार दिया था। इसने भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया था। इसने नमक पर कर बढ़ा दिया था। तो क्या होगा भाई? इसने क्या किया था कि बिना मुकदमा चलाए आप जेल में डाल दो, बिना किसी भी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार दे दिया। इस कानून के तहत यही चीज हुई थी। किसी भी संदिग्ध क्रांतिकारी को बिना वारंट ट्रायल 2 साल तक कैद कर लो। और भारतीयों ने इसे नो वकील नो अपील नो दलील कानून कहा था। 2 साल तक ये रख सकते थे। मान लो उनको लगता है कि आप क्रांतिकारी हो, आप कुछ समस्या खड़ी कर सकते हो, तो आपको उठा के वो जेल में डाल देंगे। और इससे क्या होगा कि भाई 2 साल तक अंदर रखेंगे तो हमारे लिए काला कानून ही हो जाएगा ना। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकरन नायर या फिर मदन मोहन मालवीय? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। 13 अप्रैल 1919 को ये क्रूर हत्या वो देखते हैं। इससे दुखी होकर क्या करते हैं? टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उनको उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उसको वापस कर दिया। और गांधी जी ने क्या किया था? कैसरे हिंद पदक वापस कर दिया था। इनको एक पदक मिला था, कैसर ए हिंद, इन्होंने वापस कर दिया गांधी जी ने। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। जो लोग उत्तर दे रहे हैं अच्छी बात है, और जो लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। देखो, जितना आप सीखोगे उतना आपका ये सब्जेक्ट मजबूत होता जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी जो देर में देखना शुरू किए हैं, आप इसको शुरुआत से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में स्वशासन की मांग करना, तुर्की के खलीफा के पद और साम्राज्य की रक्षा करना, पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करना, या फिर मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देना। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यह हमें बताना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि खलीफा के पद की रक्षा होती रहे और साम्राज्य की रक्षा होती रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन के द्वारा तुर्की के खलीफा, मुस्लिम जगत के धार्मिक प्रमुख उनको माना जाता है, इसलिए उनको खलीफा कहते हैं, के अधिकारों में कटौती का विरोध करने के लिए भारत में अली भाइयों, जिनमें शौकत और मोहम्मद अली 2 लोग हैं, ने यह आंदोलन शुरू किया था। शौकत और मोहम्मद अली, अगर पूछा जाए किससे जुड़े हैं, तो ये खलीफा आंदोलन से ही जुड़े हैं। शौकत अली और आपका दूसरे कौन थे? मोहम्मद अली। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, चौरी चौरा की हिंसक घटना, गांधी जी की गिरफ्तारी, या फिर तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा का उदय होना। तो ये आपका था असहयोग आंदोलन वाला जो है चौरी चौरा की हिंसक घटना। चौरी चौरा की हिंसक घटना है, 5 फरवरी 1922 की बात है, को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ये संख्या भी पूछी जाती है, 22 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए थे। तो क्या होता है फिर? गांधी जी ने हिंसा के कारण आंदोलन वापस ले लिया, जिससे कई नेता नाराज हुए थे। उनकी इस चीज से कई नेता देखो नाराज हो गए थे, होना भी बनता है। उन्होंने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास यही सिखाता है कि आप कितना भी अच्छा करें,
अगर एक गलती आप कर देंगे तो हर कोई आपका जो सहयोगी है वो भी विरोधी बन जाएगा। इतिहास यही सिखाता है। स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किन नेताओं के द्वारा की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना किन नेताओं के द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, M.R. जयकर और लाला लाजपत राय। किन के बीच थी? तो ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी जो हैं, इन्होंने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद क्या होता है? विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने के लिए स्वराजियों ने यह पार्टी बनाई थी। उसके लिए यह पार्टी बनाई गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष होते हैं और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कौन किस पद पर है। ये अध्यक्ष होते हैं और ये सचिव होते हैं। ठीक है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। 1924 का बेलगाम अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? 1924 का बेलगाम अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये गांधी जी की अध्यक्षता के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ था? एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था। 39वां अधिवेशन है ये, 39 नंबर का है अगर पूछा जाए तो। कर्नाटक में होता है और यह एकमात्र ऐसा है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की है। इसी समय स्वराजियों और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया था। इसके अध्यक्ष लॉर्ड साइमन भारतीयों के प्रतिकूल थे या यह समय से पहले भारत आ गया था? तो भैया इसमें कोई भारतीय नहीं था, ऐसी बात इसमें थी। तो 1919 में क्या होता है कि सुधारों की जांच के लिए बने इस आयोग के सभी 7 सदस्य जो हैं वो अंग्रेज होते हैं। भारत के भविष्य का फैसला बिना किसी भारतीय की भागीदारी के होने के कारण इसे श्वेत आयोग भी कहा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा गया है? श्वेत आयोग, ये भी इसे कहा गया है। ठीक है, और व्यापक विरोध भी इसका हुआ है। इसका अच्छा खासा विरोध हुआ है। आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मुख्य सिफारिश क्या थी? नेहरू रिपोर्ट 1928 की मुख्य सिफारिश क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता, डोमेनियन स्टेट अधिराज्य का दर्जा, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार या रियासतों का पूर्ण विलय। तो इनका क्या था? पूर्ण स्वराज इन्होंने मांगा था, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मांगी थी, पूर्ण स्वराज इन्होंने मांगा था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जो बाद में गणतंत्र दिवस की तारीख बनता है। तो ये जो पूर्ण स्वराज है, पूर्ण स्वराज, यही इसकी मुख्य सिफारिश थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य क्या घोषित किया? 1929 के, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा यहां पर हो गया है। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश, हाँ यही थी, ठीक है। और यहां पर लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य क्या बनाया? पूर्ण स्वराज का बनाया, पूर्ण स्वराज का। इसमें 1929 में क्या होता है? लाहौर में जो आप देखते हो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी पर होता है, पूर्ण स्वराज यहां पर मांगा जाता है और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार ये पूछा भी गया है। एक मिनट, तो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये डोमेनियन स्टेट था, बी वाला यहां पर भैया सही होगा, डोमेनियन स्टेट। यहां पर पूर्ण स्वराज नहीं मांगा गया है, ये आपका बी वाला सही हो जाएगा, डोमेनियन स्टेट का, वही मैं कह रहा हूं। साइमन कमीशन की चुनौती के जवाब में क्या होता है? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार होती है। नेहरू रिपोर्ट की यहां पर बात की गई है। तो नेहरू रिपोर्ट तब तैयार होती है। इसने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमेनियन स्टेट की मांग की थी, जिसमें
युवा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से सहमत थे। तो ये आपका पूर्ण स्वराज वहां पर डोमिनियन स्टेट हो जाएगा, और लाहौर अधिवेशन जब आपका होता है तो यहां पर आपका पूर्ण स्वराज मांगा जाता है। आगे चलते हैं। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 कहां से शुरू की थी? दांडी तट से, साबरमती आश्रम से, वर्धा आश्रम से, या फिर पोरबंदर से? तो ये किया था इन्होंने साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से किया था। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी, ये भी हमें ध्यान रखना है, 78 अनुयायी पहली चीज है, और 240 मील यात्रा ये थी। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की वहां से शुरुआत कर दी थी इन्होंने। तो हमारे लिए साबरमती आश्रम बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतदार लाल कुर्ती दल जिसको कहते हैं, किस क्षेत्र में सक्रिय था? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, मद्रास प्रेसिडेंटी या संयुक्त प्रांत? किस में सक्रिय था? तो यह आपका उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सक्रिय था। इनका यह खुदाई खिदमतदार जिसको हम कहते हैं, लाल कुर्ती जिसको कहते हैं, इसमें यह सक्रिय था। तो इन्हें क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी। ये भी हमें ध्यान रखना है, सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता था। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, उन्होंने अहिंसक क्रांतिकारियों का एक संगठन बनाया जो लाल कमीज पहनते थे। लाल कमीज जो पहनते थे, उन्होंने पश्तूनों के बीच राष्ट्रवादी चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाल कमीज पहनते थे इसलिए इसको लाल कुर्ती कह दिया। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931 के तहत गांधी जी ने क्या स्वीकार किया? असहयोग आंदोलन शुरू करना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, भगत सिंह की फांसी का समर्थन करना, या कांग्रेस को भंग करना? तो इसमें गांधी जी ने स्वीकार किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। इस समझौते के तहत क्या है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। बदले में सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का वादा किया था। यह चीज भी आपको पता होना चाहिए कि बदले में सरकार ने क्या वादा किया था इस समय। चलिए आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA 1928 की स्थापना कहाँ हुई थी? HSRA 1928 कानपुर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, इलाहाबाद या फिर लाहौर? तो ये दिल्ली में हुई थी, फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में हुई थी 1928 में। चंद्रशेखर आजाद, 1928 की बात है, चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और सुखदेव जी। आप सोचो ये लोग कहां कहां के थे, देश के किस कोने में, ये लोग अलग अलग कोने से थे, फिर भी जुड़ गए। इन्होंने HRA की जगह HSRA कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया? HRA को HSRA कर दिया। और इसका उद्देश्य क्या था? समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित एक स्वतंत्र भारत का निर्माण कराना, यह इसका उद्देश्य था। तो हमें उद्देश्य भी पता होना चाहिए। चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? जतिन दास, सूर्यसेन जिनको मास्टरदा कहते हैं, बटुकेश्वर दत्त या फिर रामप्रसाद बिस्मिल? तो ये सूर्यसेन ने किया था, जिनको मास्टरदा कहते हैं। एक शिक्षक होने के कारण इनको कहा जाता है मास्टरदा। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के माध्यम से चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी थी। इन्होंने अस्थायी सरकार की घोषणा भी की थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। अस्थायी सरकार की घोषणा, यह हमें पता होना चाहिए। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट 1932 के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया? इसके द्वारा सिखों को अलग निर्वाचन दिया गया, इसने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था, इसने महिलाओं के आरक्षण को खारिज कर दिया, इसने भारत के विभाजन की नींव रखी। बताइए क्या है इसमें? दलितों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल, ये कम्युनल अवार्ड का यही एक उद्देश्य था।
तो इसमें क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं मैकडोनाल्ड ने दलितों को हिंदुओं से अलग मानते हुए पृथक निर्वाचन दे दिया, और गांधी जी इसे हिंदू समाज को विभाजित करने की साजिश मानते थे, इसलिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। देखो, कोई भी यदि घटना हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके पीछे का तर्क जानना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि यूपीएससी वहीं से सवाल उठाता है। आगे चलते हैं। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ? पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ? गांधी जी और लॉर्ड इरविन, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, गांधी अम्बेडकर और जिन्ना, या मोतीलाल नेहरू और जयकर? तो ये किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच। यरवदा जेल में हुए समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। इतनी सीटें कर दी गई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका उद्देश्य क्या था और इसका परिणाम क्या निकला। अगला प्रश्न है हमारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, पृथक निर्वाचन की समाप्ति, या वयस्कों को पूर्ण मताधिकार? क्या था ये था केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान। इसमें क्या है, इस अधिनियम ने प्रांतों को स्वायत्ता दी थी कि द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया जाए, और इसने एक संघीय न्यायालय और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संघीय न्यायालय और जो आपका रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना के पीछे क्या था। आगे चलते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई? पूर्ण बहुमत और गठबंधन दोनों को मिलाकर पूछ रहा है यहाँ पर। तो 5, 8, 11 या 2? तो ये आपकी 8 जगह थी, 8 प्रांतों में थी। कांग्रेस ने क्या किया, 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। पूर्ण बहुमत इनको 5 में मिला था, और गठबंधन वाला 3 में था। 8 प्रांत कौन हो गए? मद्रास है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, बॉम्बे है, NWFP है और असम है। इसमें अपनी सरकारें इन्होंने बनाया था। आगे चलते हैं। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया या मौलाना आजाद? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया था। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। ये भी आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है। और बोस को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति NPC जिसको कहते हो का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो NPC का गठन भी यहां से हो जाता है। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा क्यों दे दिया? गांधी जी ने इसकी आज्ञा दी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना सहमति के युद्ध में शामिल कर लिया था। मुस्लिम लीग ने उन पर दबाव डाला था, यह सरकार चलाने के लिए धन की कमी थी। तो ये क्यों था? ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना सहमति के युद्ध में शामिल कर लिया था। वायसराय लिथिगो ने भारतीयों से पूछे बिना ही भारत को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में झोंक दिया। इसके विरोध में क्या होता है? अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था ये भी पता होना चाहिए, अक्टूबर 1939 में। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने प्रस्तुत किया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिथिगो, लॉर्ड बेवेल, माउंटबेटन या विंस्टन चर्चिल? अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था पूछा जाता है। तो ये आपका लॉर्ड लिथिगो ए वाला जो है, इन्होंने प्रस्तुत किया था। युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव दिया था कि भारतीयों का सहयोग मिलता रहेगा, और इसमें युद्ध के बाद डोमेनियन स्टेट और संविधान सभा के गठन की बात की गई थी, जिसे क्या हुआ था? कांग्रेस ने ठुकरा दिया था। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के पहले सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, विनोबा भावे या सरोजिनी नायडू? व्यक्तिगत सत्याग्रह ये विनोबा भावे थे
1940 की बात है। अगस्त प्रस्ताव की विफलता के बाद गांधी जी ने बड़े आंदोलन के बजाय क्या किया, सीमित सत्याग्रह शुरू किया था। आचार्य विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बनते हैं। तो पहले ये हैं, दूसरे कौन है, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ये पूछा जाता है आपसे कि कौन पहला था कौन दूसरा था। चलिए, ये हमने क्या किया, 50 प्रश्न पढ़े हैं। अभी आगे पढ़ेंगे। एक सूचना देते हैं, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप जरूर करिएगा। निबंध लिखना बिल्कुल नहीं आता है तो आप इसको करिएगा। मेंस की आंसर राइटिंग आपकी फ्री में ही कराई जाती है, आप उसको पढ़िएगा। हिंदी माध्यम से किसी भी परीक्षा में आप जा रहे हो, आपके लिए जीएस मंथन एक वरदान साबित होने वाला है। जितना अच्छे से आपको यहाँ पर चीजें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, प्रयास ये रहता है कि आपका परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन हो। जो भी एसआई की परीक्षा में बच्चे गए हैं उनको, और या जो आरओ में निबंध लिख के आए हैं उनको, उन दोनों को बेहतर तैयार करके ही भेजा गया था। आप इसको पूरा क्लास देखेंगे, जब भी देखेंगे जो पहले क्लास कराए गए हैं उनको देखिएगा, निबंध के क्लास देखिएगा। पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको बराबर चीजें मिलती रहें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का मुख्य कारण क्या था। असफल होने का मुख्य कारण, भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता देने से इनकार करना, केवल युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का वादा करना, रियासतों को अलग होने का अधिकार देना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है सभी ये चीजें थी जिनकी वजह से यह असफल हो जाता है। क्रिप्स मिशन ने क्या किया, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट का वादा कर दिया जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं था। देखो, उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था। साथ ही प्रांतों को संघ से अलग होने की छूट ने विभाजन का बीज बोया, जिसका गांधी जी ने कड़ा विरोध किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम उत्तर तारांकित चेक कहा, यानी ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन फॉलिंग बैंक। अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को, बेवल योजना को, या कैबिनेट मिशन को। तो ये इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा क्योंकि इसमें भविष्य के वादे थे, और वह भी एक ऐसी शक्ति यानी ब्रिटेन द्वारा जो युद्ध में हार की कगार पर लग रही थी। नेहरू ने जिसका बैंक दिवालिया होने वाला शब्द जैसा इसमें जोड़ दिया था। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बात कही गई थी। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, वर्धा जुलाई 1942, बंबई अगस्त 1942, त्रिपुरी 1939, या रामगढ़ 1940। तो ये बंबई अगस्त प्रस्ताव था 1942 वाला, बंबई अधिवेशन में इसको किया गया था। 8 अगस्त 1942 की बात है, 8 अगस्त 1942 की बात है। इसमें बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, और यह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का अंतिम सबसे बड़ा स्वतः स्फूर्त संघर्ष माना जाता है। इस पर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा कहां दिया था। साबरमती मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान बंबई, आजाद मैदान कलकत्ता, या लाल किला दिल्ली। तो ये ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में इन्होंने दिया था। इसी मैदान में अगस्त क्रांति मैदान, अब इसका नाम हो गया है, गांधी जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया और भारतीयों को करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। तो ये वहीं पर हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान की बात है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है। आजाद हिंद फौज के दमन से, 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी से, क्रांतिकारियों को फांसी देने से, या नौसेना विद्रोह को कुचलने से। तो ये 9 अगस्त की सुबह क्या होता है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा गुप्त ऑपरेशन चलाया कि इसमें देखो गांधी जी हैं, नेहरू, पटेल और अन्य सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को आगा खां पैलेस में और नेहरू को अहमदनगर किले में रखा जाता है। इस वजह से क्या होता है, जीरो आवर ऑपरेशन जो है इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था। भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली,
या फिर सुचेता कृपलानी। तो ये किसने किया था? भूमिगत रेडियो, इसका संचालन भैया किया था ऊषा मेहता जी ने। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। उसके बाद क्या होता है? लेकिन राम मनोहर लोहिया और ऊषा मेहता जैसे युवाओं ने भूमिगत रहकर इसे जारी रखा और ऊषा मेहता ने गुप्त रेडियो के माध्यम से समाचार फैलाया था। ऊषा मेहता ने क्या किया था? गुप्त रेडियो के माध्यम से समाचार प्रसारित किया, संचालन किया। आगे चलते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान सतारा महाराष्ट्र में स्थापित समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? चित्तू पांडे, वाई बी चौहान और नाना पाटिल, मातंगिनी हाजरा या सतीश सामंत? किसने किया था? चित्तू पांडे, वाई बी चौहान और नाना पाटिल, इन्होंने ही किया था। बी वाला आपका सही हो जाएगा। सतारा में प्रति सरकार सबसे लंबी चलने वाली समानांतर सरकार थी। यहां न्यायदान मंडल और जन अदालतों के माध्यम से शासन चलाया गया। चित्तू पांडे ने बलिया में सरकार बनाई थी। आगे चलते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? सबसे पहले किसके मन में आया था? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह या निरंजन सिंह गिल? तो ये आया था कैप्टन मोहन सिंह के। आजाद हिंद फौज का जो विचार है सबसे पहले मोहन सिंह के मन में ही आया था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे और जापानियों द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला था। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां की थी? टोक्यो में, रंगून में, सिंगापुर में या बैंकॉक में? तो ये की थी सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आजाद हिंद की घोषणा की। इसे जर्मनी, जापान और इटली सहित 9 देशों ने मान्यता दी थी। यहां उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर आता है आईएनए के कैदियों पर प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा 1945 चलाया गया। उनके बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व किसने किया था? भूलाभाई देसाई, पीके सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, इन पर मुकदमा जो है चलाया गया था। तो भूलाभाई देसाई क्या होते हैं? ये मुख्य वकील यहां पर होते हैं, भूलाभाई देसाई। और नेहरू ने भी 25 साल बाद अपनी कानूनी पोशाक पहनकर उनका साथ देना यहीं पर शुरू कर दिया था। नेहरू जी आ गए थे, लेकिन जो मुख्य थे इसमें वो भूलाभाई देसाई ही थे। आगे चलते हैं। सीआर फार्मूला 1944 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीआर फार्मूला 1944 अंग्रेजों को भारत से निकालना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध दूर करना, रियासतों का विलय करना या संविधान सभा का गठन करना। सीआर फार्मूला, बताइए भाई इसका उद्देश्य क्या था? जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध था, इसको दूर करना था। राजगोपालाचारी ने क्या किया? पाकिस्तान की मांग और कांग्रेस के स्टैंड के बीच समझौता कराने की कोशिश किया। इसमें क्या होता है? सुझाव दिया गया कि युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाए, ऐसा इसमें सुझाव दिया गया। और क्या होता है? जिन्ना ने इसे दीमक लगी हुई आजादी कहकर ठुकरा दिया था। जिन्ना ने कहा था इसको दीमक लगी हुई आजादी, दीमक लगी हुई आजादी। ये चीजें भी ध्यान रखना है, कई बार यहां से भी प्रश्न उठा लेता है। तो ये जिन्ना ने कहा था। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेंस के लिए इससे बेहतर आपके पास चैनल और नहीं हो सकता है। मेंस के लिए बेहतर तैयारी यहाँ करा दी जाती है। बेबल योजना 1945 पर चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन क्यों विफल रहा? जिन्ना की यह मांग थी कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग द्वारा नामित हों। कांग्रेस ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया था। सिखों ने अलग राज्य की मांग की थी। ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया था। तो ये जिन्ना की मांग थी कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य लीग द्वारा नामित हों, ऐसा इसमें कहा गया था। लॉर्ड बेवेल ने भारतीय नेताओं को अपनी कार्यकारी परिषद में शामिल होने का प्रस्ताव दे दिया था, लेकिन जिन्ना इस पर अड़ गया था कि परिषद के सभी 5 मुस्लिम सदस्य केवल लीग से ही होने चाहिए, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। यह भी एक समस्या यहां पर बन गई थी।
कांग्रेस ने इसको अस्वीकार किया था। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह की शुरुआत किस जहाज से हुई थी? आईएनएस विक्रांत, HMIS तलवार, INS विराट या HMIS तलवार? बताइए भाई कौन सा था? तो ये था HMIS तलवार, ये वाला था। ठीक है, वो 18 फरवरी, समय भी देख लेते हैं, 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में नाविकों ने खराब भोजन और नस्ली भेदभाव का विद्रोह किया था। जल्द ही यह पूरे देश की नौसेना में फैल जाता है, जिसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब सेना उसके हाथ में नहीं बची है। यहां पर एक और लगा लो क्योंकि ये वाला आपका सही होगा, बी वाला। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर या लॉर्ड बेवेल? तो इसमें लॉर्ड वेवेल शामिल नहीं था, लॉर्ड वेवेल जो है शामिल नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे। पैथिक लॉरेंस थे, ये अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस कौन है? अध्यक्ष होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कौन क्या था। और ये जो बाकी 2 लोग हैं ये उसमें सहयोगी थे, स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 15 अगस्त 1946, 2 सितंबर 1946, 26 अक्टूबर 1946 या 9 दिसंबर 1946? तो ये किया गया 2 सितंबर 1946 को। नेहरू के नेतृत्व में क्या होता है? 12 सदस्यों वाली अंतरिम बैठक, अंतरिम सरकार बनती है, शपथ लेती है, ऐसे कह सकते हो, शपथ लेती है। तो प्रारंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अक्टूबर में वह केवल सरकार के काम में बाधा डालने के उद्देश्य से शामिल हो जाती है। और ये चीज ये भी ध्यान रखो, वो शामिल होती तो उसका कुछ सहयोग करने का उद्देश्य नहीं है, वह बाधा ही डालेगी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का पद किसे दिया गया था? वित्त मंत्री लियाकत अली खान, सरदार पटेल, जान मथाई या सी राजगोपालाचारी? तो ये लियाकत अली खान बने थे, ए वाला सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान का वित्त विभाग इनको मिलता है। उन्होंने बजट के माध्यम से कांग्रेस के मंत्रियों के काम में अड़ंगे लगाए, जिससे वल्लभ भाई पटेल को यकीन हो गया कि अब विभाजन के बिना कोई चारा नहीं बचता है। देखो, विभाजन एक दिन में भैया नहीं हुआ है, विभाजन के पीछे इनकी छोटी छोटी हरकतें भी हैं, और वो छोटी हरकतें जब हद पार हो जाती हैं तो फिर विवश होकर फिर वल्लभ भाई पटेल को भी लग गया कि अब इनको अलग ही करो। जब हर चीज में अड़ंगा डाल रहे हो, रोक रहे हो, तो कैसे देश चल पाएगा। अगला है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1946? 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। कैबिनेट मिशन योजना को लेकर विवाद के बाद जिन्ना ने सीधी कार्यवाही की धमकी दी थी। इसके परिणाम स्वरूप विशेषकर कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, जिन्हें ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहा गया। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, ये भी हमें ध्यान रखना है किसे कहा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की अंतिम तिथि क्या घोषित की थी? 15 अगस्त 1947, 30 जून 1948, 26 जनवरी 1950 या 31 दिसंबर 1947? ये जून में की थी, 30 जून 1948 को। क्या होता है, एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि अंग्रेज अधिकतम जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। हालांकि बढ़ती हिंसा के कारण माउंटबेटन ने इसे तिथि को 10 महीने इसको पहले खिसका लिया था, 10 महीने पहले खिसका लिया था। आगे चलते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था? भारत के विभाजन और स्वतंत्रता की रूपरेखा से, रियासतों के लोकतंत्रीकरण से, सांप्रदायिक दंगों को रोकने से, केवल पंजाब के बंटवारे से? माउंटबेटन योजना का संबंध किससे था? तो ये भारत के विभाजन से है और स्वतंत्रता की रूपरेखा से है। और माउंटबेटन ने ही निष्कर्ष निकाला था कि अब विभाजन अनिवार्य है। इस योजना के तहत पंजाब और बंगाल का बंटवारा रियासतों को चयन का आधार
और 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन स्टेट जो आपके रहते हैं भारत और पाकिस्तान बनाने का फैसला कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय बहुत पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सी राजगोपालाचारी? तो ये जेबी कृपलानी थे। 1946, समय भी याद रखिएगा, 1946 के मेरठ अधिवेशन में ये चुने जाते हैं। मेरठ अधिवेशन में ये चुने जाते हैं। आजादी के समय यही अध्यक्ष होते हैं। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं। बाल्कन प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? M.A. जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, P.V. मेनन या विस्टन चर्चिल? तो ये किया गया था माउंटबेटन के द्वारा, बाल्कन प्लान। इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, डिकी बर्ड प्लान ये भी इसे कहते हैं। इसके तहत भारत के छोटे छोटे टुकड़े करने यानी बाल्कनीकरण करने का प्रस्ताव था, जिसे नेहरू ने तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि इससे देश में अराजकता फैल सकती थी। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो सी राजगोपालाचारी बनते हैं स्वतंत्र भारत के। माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं अगस्त 1947 से 1948 तक। उनके जाने के बाद राजगोपालाचारी जी ने पद संभाला और वह इस पद पर रहने वाले एकमात्र भारतीय होते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में इस्तमरारी बंदोबस्त किससे कहते हैं? किसे कहते हैं भैया? ये रैयतवाड़ी को, महालवाड़ी को, स्थाई को या इजारेदारी को? तो ये स्थाई बंदोबस्त को कहते हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था को इस्तमरारी, जमींदारी या जागीरदारी प्रथा भी कहा जाता है। इसमें सरकार जमींदारों से एक निश्चित लगान हमेशा के लिए तय कर देती है। तो ये किससे हो गया? स्थायी बंदोबस्त, यानी हमेशा के लिए लगान तय कर दिया जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग की स्थापना की? हंटर आयोग, पील आयोग, साइमन आयोग या विटली आयोग? तो 57 के बाद पील आयोग बन जाता भैया। इस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सेना में भारतीयों का अनुपात कम कर दिया और फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाना यहाँ शुरू कर दिया। सेना का अनुपात कम हो जाता है भारतीयों का, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो पील आयोग किससे हो जाएगा? उससे 1857 वाली से। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सुभाष चंद्र बोस? इंडिया विंग्स तो ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसके लेखक हैं। या उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक घटनाओं और विभाजन के प्रति अपने विरोध का विस्तृत विवरण दिया है। 75 प्रश्न आपके पूरे हो जाते हैं। एक सूचना देते हैं फिर आगे चलते हैं। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर करिएगा। आप चाहे यूपीएससी जा रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी जा रहे हो, आपको यहाँ हिंदी माध्यम के लिए बहुत सहायता दी जाती है। आपको चीजें बेहतर तरीके से कराई जाती हैं। यदि आप निबंध लिखना नहीं जानते हैं, शून्य स्तर पर हैं, तो आप निबंध ये जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई मेंस के लिए तो ढंग से मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसलिए अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चीजें आपको बेहतर मिलती रहेंगी। आगे चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसे मुख्य रूप से मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। इसमें सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर लीज इसके प्रमुख योजनाकार थे। तो भाई देखते हैं, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सही बात है। सरकार और किसान यानी रैयत के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहता है और थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड इसके योजनाकार माने जाते हैं। तो आपके ये सही हो जाते हैं यहाँ पर तीनों। डी वाला आपका सही हो जाएगा, तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाते हैं। आगे चलते हैं। 1854 के वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया? इसने क्या किया? इसने केवल अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत की। इसने धार्मिक शिक्षा पर जोर दिया था। इसने उच्च शिक्षा को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया था। तो ये व्यवस्थित रूपरेखा को लेकर है वुड्स डिस्पैच। इसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो बी वाला आपका सही हो जाएगा।
हाई स्कूल में क्या हुआ था, एंग्लो वर्नाकुलर और कॉलेज स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा की वकालत भी इसी ने की थी। इसने महिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। थियोसोफिकल सोसाइटी विवेकानंद, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, देव समाज दयानंद सरस्वती, धर्म सभा केशव चंद्र सेन। तो ये आपका सही वाले यदि हम बात करें तो प्रार्थना समाज इसमें सही है, बी वाला आपका सही हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। 1867 में क्या होता है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और देव समाज के संस्थापक जो थे वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे, शिव नारायण अग्निहोत्री। और थियोसोफिकल से थे जो, वो कौन थे, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ये थियोसोफिकल से थी। चलिए आगे चलते हैं। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र भारत में कहां था, अलीगढ़, पटना, अमृतसर या पुणे। तो इनका मुख्य केंद्र जो है पटना में था। यह मूल रूप से एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन है जिसका उद्देश्य क्या है, इस्लाम में आई बुराइयों को दूर करना। भारत में इसके नेता कौन है, सैयद अहमद रायबरेली से थे और पटना इसका मुख्य रणनीतिक केंद्र बनता है। आगे चलते हैं। शारदा एक्ट बहुत पूछा जाता है भैया, शारदा एक्ट का संबंध किससे है, सती प्रथा की समाप्ति, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, बाल विवाह पर रोक या विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण, अंतर जातीय विवाह को कानूनी मान्यता देना। तो ये विवाह की आयु से संबंधित है। इसमें क्या होता है, हरविलास शारदा के प्रयासों से यह कानून बनता है, इसीलिए इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। इसने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित कर दी थी। लड़का जो है वो कितना होना चाहिए, 18, और लड़की जो है वो 14, ये निर्धारित कर दिया गया था क्योंकि बाल विवाह बहुत ज्यादा हो रहा था, इससे भी कम उम्र में शादियां कर दी जा रही थी। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले या बाल शास्त्री जांभेकर। तो ये गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, संताल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ, ये विद्रोह है भैया, नील उपद्रव, सन्यासी विद्रोह या पवाना विद्रोह। तो ये आपका नील उपद्रव यहां हमें देखने को मिलता है। 1859 और 60 की बात है। बंगाल के किसानों ने यूरोपीय बगान मालिकों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। यह 1857 के बाद पहला संगठित और सफल किसान आंदोलन माना जाता है। आगे चलते हैं। सैडलर आयोग 1917 का संबंध किससे था, न्यायपालिका में सुधार, शिक्षा, विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याएं, अकाल राहत या पुलिस प्रशासन। तो ये शिक्षा से संबंधित था। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालयों की समस्याओं की जांच के लिए यह बनाया गया था, लेकिन इसकी जो सिफारिशें होती हैं वो पूरे भारत की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होती हैं। आगे चलते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, MC राजा या पेरियार। बहिष्कृत हितकारिणी सभा तो 1924 की बात है, 1924। इसमें बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। अछूतों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना और सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने का इसका उद्देश्य रखा जाता है और इसको करते हैं BR अम्बेडकर जी, यानी अम्बेडकर जी के सहयोग से यह स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, तिनकठिया प्रथा का संबंध किस आंदोलन से था, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह। तो ये किससे था, चंपारण से था भैया, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं बुलाया था। यूरोपीय नील बागान मालिक किसानों को उनकी भूमि के 3/20 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील उगाने के लिए मजबूर करते थे, इसे ही तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। 3/20 हिस्से पर, यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अकाल की जांच के लिए गठित पहला आयोग कौन सा था, अकाल की जांच के लिए, स्ट्रेची आयोग, मैकडोनल आयोग, कैंपबेल आयोग या फिर लायल आयोग। तो ये आपका है कैंपबेल आयोग। 1866 में क्या होता है, उड़ीसा में
सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में यह पहला अकाल आयोग बनाया गया था। इसके बाद स्ट्रेची आयोग ने व्यापक कह सकते हैं एक संहिता बनाई या एक कोड बनाया जो अकाल से संबंधित था। स्ट्रेची आयोग ने बनाया था लेकिन बाद में बनाया था। तो पहला आपका यही हो जाएगा, कैंपबेल आयोग। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, रमेश चंद्र दत्त या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ये आरसी दत्त थे। यह पुस्तक भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद का क्लासिक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया था। इसमें बताया है यही बात। फिर वही बात आती है, देखो साहित्य से हमें पता चलता है कि किस किस प्रकार से शोषण हुआ है। अगर साहित्य नहीं होता तो हमें ये चीजें यहां तक इतना गहराई से नहीं पता चलती। आगे चलते हैं। 1919 में के भारत शासन अधिनियम ने प्रांतों में क्या लागू किया? पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वायत्तता, द्वैध शासन, संघीय प्रणाली या प्रत्यक्ष चुनाव की समाप्ति? तो इन्होंने द्वैध शासन लागू कर दिया था। इसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित भागों में बांटा गया। आरक्षित विषयों पर गवर्नर का नियंत्रण था, जबकि हस्तांतरित विषय जो थे उन पर भारतीय मंत्रियों का नियंत्रण दिया गया था। तो द्वैध हो गया आपका द्वैध शासन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या सरोजिनी नायडू? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। इन्होंने युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करने हेतु इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? निस्वार्थ भाव से भारतीयों के सामाजिक और मानवीय विकास के लिए कार्य करना। तो ये 1905 में की गई है गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को अपनी देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861? तो ये 1833 ए वाला आपका सही हो जाएगा। इसकी धारा 87 में क्या कहा गया कि किसी भी भारतीय को केवल उसके धर्म, जाति, स्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन पद से वंचित नहीं किया जाएगा। यह एक बात और बता दें, यह जो था ना औपचारिक था भैया, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह केवल औपचारिक बात थी। ऐसा जबकि निकालते थे वो लोग निकाल देते थे जब मन होता था। स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक कौन थे? सीवी रमन पिल्ले, सीएन मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्ले या फिर सीआर रेड्डी? तो के रामकृष्ण पिल्ले जी जो थे ये त्रावणकोर, ये असम के निडर पत्रकार थे। ये कहाँ के थे? त्रावणकोर यानी केरल के ये पत्रकार थे। ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। केरल के पत्रकार थे जिन्होंने दीवान के भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखा, जिसके कारण उन्हें निर्वासित कर दिया गया था। यह भी हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो रिपन ने किया था। ए वाला आपका सही हो जाएगा, ए वाला। 1882 की बात है। रिपन ने 1882 में इस दमनकारी कानून को वापस लिया था, प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया था और इसी कारण रिपन को उदारवादी वायसराय माना जाता है। उदारवादी वायसराय, वायसराय ये बनता कब है? 78 में। निरस्त कब होता है? 82 में निरस्त होता है। आगे चलते हैं। रहनुमाई मजदायासान सभा का संबंध किस समुदाय के सुधारों से था? तो ये मुस्लिम, सिख, पारसी या फिर ईसाई? तो पारसी से था, ये पारसी धर्म के से था। 1851 में नौरोजी ने, खुरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली ने इसकी स्थापना पारसी धर्म और समाज में सुधार लाने के लिए की थी। और इनकी पत्रिका का नाम क्या था? राष्ट्र, ये भी ध्यान रखना भैया, पूछ ली जाती है, कठिन तो है ही है। गोफ्तार थी, सत्यवादी जिसको कहते हैं, ये इसका नाम था। आगे चलते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की राजनीति का मुख्य तरीका क्या था? मुख्य तरीका पूछ रहा है। अहिंसक प्रतिरोध, संवैधानिक आंदोलन, जन विद्रोह या
विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। तो ये संवैधानिक आंदोलन था इनका। उदारवादी नेता जैसे गोखले हैं, मेहता हैं, कानून के दायरे में रहकर सुधारों की मांग करते थे। वे भाषणों, लेखों और याचिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने में विश्वास रखते थे। तो ये संवैधानिक आंदोलन इसको हम कह सकते हैं। बटलर समिति आपके यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि में सुधार, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप। तो ये क्या था इसका बटलर समिति का उद्देश्य? इसका भैया रियासत सरकार का संबंध, यानी भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। इस समिति ने सुझाव दिया कि रियासतों और ब्रिटिश क्राउन के बीच संबंधों को स्पष्ट किया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आगे चलते हैं। विट्ठल विध्वंसक नामक मासिक पत्रिका जो अछूतों की समस्याओं पर केंद्रित थी, किसने शुरू की थी? गोपाल बाबा बलंकर, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर या ईवी रामास्वामी? किसने की थी ये? गोपाल बाबा बलंकर ने। उन्हें महाराष्ट्र के दलित आंदोलन के अग्रदूतों में से माना जाता था और उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए पहली बार व्यवस्थित रूप से आवाज उठाई थी। फिर आता है द लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है जिन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान सेवा की? तो क्रीमिया युद्ध जो आपका हुआ था उसमें 97 की बात है। सरोजनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैडम कामा या एनी बेसेंट? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं। उन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। 1850 के दशक में जब क्रीमिया युद्ध हुआ तो सैनिकों की सेवा के लिए उन्हें यह नाम मिला था। आगे चलते हैं। 1940 के लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? एमजे जिन्ना, खली कुजम्मा, सिकंदर हयात खान या फजलुल हक? तो ये किया था सिकंदर हयात खान ने। पाकिस्तान के प्रस्ताव का मसौदा जो है इन्होंने ही तैयार किया था। इसे फजलुल हक ने पेश किया और खली कुजम्मा ने इसका समर्थन किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, पूछा जा सकता है किसने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो आपका आंध्र प्रदेश था। बहुत बार पूछा गया है। 1953 की बात है। इसमें पोटी श्रीरामलू के 56 दिनों के अनशन और मृत्यु के बाद सरकार को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के गठन की घोषणा करनी पड़ी थी। फिर अगला अंतिम प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? 4 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947? तो यह आपका 18 जुलाई 1947 था। माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद ने पारित किया और 18 जुलाई को सम्राट की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, पूरे अपने 100 प्रश्न हमने आधुनिक भारत के इतिहास के पूरे कर लिए हैं। आपको क्या करना है, इनको 2-3 बार अभ्यास करिएगा और जो आपके कराए जा रहे हैं उनको देखना है। पहली बार जिन लोगों ने देखा है उन्होंने चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पसंद आया है तो लाइक करिए और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। आपको जो और चीजें पढ़ाई जा रही हैं मेंस के लिए उनको पढ़ना है, चाहे वह निबंध हो चाहे उत्तर लेखन हो, आपको ये सारी चीजें पढ़ते रहना है। कुछ भी समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो व्हाट्सएप के लिए आपका नंबर जारी कर दिया गया है 9335। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। मेंस के लिए बेहतर तरीके से तैयार होके तब जाना हमारा उद्देश्य इसमें रहने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। साथ में जो लोग अब तक पढ़े इतनी देर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बाद में देख रहे हैं उनको क्लास को पूरा ही देखना है। मध्यकाल आपका पढ़ाया जा चुका है, मध्यकाल पढ़ाया जा चुका है। प्राचीन के आपके प्रश्न पढ़ाए गए हैं। इनके हम और पेपर कराएंगे, मतलब पूरे मान लो आप 1000-1500 प्रश्न हर उसके हम करा देंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऐसे ही समझा समझा के हर एक प्रश्न कराएंगे तो आपको दिक्कत उसमें नहीं होगी। ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना अभ्यास बनाए रखिएगा, अपना अभ्यास जारी रखिएगा। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। ये क्लास यहीं पूरी करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना अभ्यास करते रहिएगा।